9 में से 7 स्कूल हो चुके हैं, अब बस 2 बचते हैं, मीमांसा और वेदांत। तो अगले कुछ सेशंस में हम मीमांसा फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे और उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था तो वहां पे पूर्व मीमांसा या फिर जिसको हम मीमांसा बुला रहे हैं, हमने इसके बारे में बात की थी कि ये वेदास के रिचुअलिस्टिक साइड को देखता है और वेदांत वेदास के स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल साइड को देखता है। तो इस वजह से इनको पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। मकसद यहाँ पे है टू हेल्प एंड सपोर्ट रिचुअलिज्म। और ये कैसे करेंगे? एक इंटरप्रिटेशन की मेथडोलॉजी को डेवलप कर के वेद को कैसे इंटरप्रेट किया जाए और रिचुअल्स को कैसे समझा जाए, हार्मोनाइज कैसे किया जाए जहाँ पे डिफिकल्टी आए। और दूसरा, जो बिलीफ्स एसोसिएटेड है रिचुअलिज्म के, उनको कैसे जस्टिफाई किया जाए, फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन उनकी कैसे दी जाए। हम यहाँ पे वी आर लुकिंग इनटू फिलॉसफी, और इस वजह से हम ज्यादा ये सेकेंड एस्पेक्ट है इस पे ध्यान देंगे, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। ये जो वैदिक रिचुअलिज्म है, इस पे यकीन होना, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे रूह या सोल की एग्जिस्टेंस पे यकीन होना, ये यकीन होना कि वो आपकी मौत के बाद भी एग्जिस्ट करती है। दे एंजॉइंग ऑफ द फ्रूट्स ऑफ रिचुअल्स, इस पे आपका यकीन होना चाहिए। वेदर यू बिलीव दैट सच हेवन एंड हेल एटसेट्रा, वहां पे यू विल हैव टू टेस्ट दिस, सम काइंड ऑफ बिलीफ हैज टू बी देयर, सम पावर, सम पोटेंसी जो इन रिचुअल्स के इफेक्ट को प्रिजर्व करता है, क्योंकि रिचुअल तो अभी होगा, एक्ट तो अभी होगा, उसका रिजल्ट तो फ्यूचर में होगा कभी। उसके बाद वेद की इनफेलिबिलिटी पे यकीन, क्योंकि उसी में रिचुअल्स हैं। वेद ही अगर इनफेलिबल नहीं है तो रिचुअल कहाँ से इनफेलिबल होगा। ये यकीन कि ये दुनिया रियल है, हमारी जिंदगी, हमारे एक्शन जो इसमें हम परफॉर्म करते हैं, ये महज ड्रीम्स नहीं है, ये रियल है, तभी रियल इफेक्ट होगा। इस कंपैरिजन में बुद्धिस्ट, जैन, चारवाक वो वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। ये जो रियलिटी है दुनिया की या एग्जिस्टेंस ऑफ सोल है, इसको भी काफी सारे बुद्धिस्ट रिजेक्ट करते हैं। कुछ उपनिषद द आइडिया ऑफ हेवन उसको डिसलाइक, नापसंद करते हैं कि ये गोल नहीं है इंसान का। काफी सारे रिचुअल्स को भी उतना ज्यादा अहमियत नहीं देते। मीमांसा कोशिश करता है कि इन तमाम क्रिटिसिज्म का जवाब दे और जो ओरिजिनल फेथ है अंडरलाइंग रिचुअलिज्म, उसका जवाब दे। जैमिनी जी का जो सूत्र है, 12 चैप्टर्स हैं उसमें, यही टेक्स्ट फाउंडेशन है पूर्व मीमांसा का। साबर स्वामी, इन्होंने भाष्य इसी वर्क का लिखा है, बड़ा डिटेल कमेंट्री लिखी है इसकी। एंड देन देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कमेंटेटर्स एंड इंडिपेंडेंट राइटर्स, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर 2 हैं, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, who are considered founders of the 2 schools of मीमांसा, जिनको उन्हीं के नाम से जाना भी जाता है, कुमारिल भट्ट साहब का स्कूल और प्रभाकर उनका स्कूल। अगर इस वर्ड मीमांसा पे ध्यान दें, इट मीन्स solution of some problem, solution by reflection and critical examination, that's मीमांसा। और क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर रिचुअल है, कर्म है, तो इसको इस वजह से कर्म या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इसके फलसफे को 3 हेड्स में समझा जा सकता है। एक एपिस्टेमोलॉजी, इनकी थियरी ऑफ नॉलेज, मेटाफिजिक्स, और फाइनली इनके मजहब, एथिक्स या थियोलॉजी जिसको कह सकते हैं। हम भी यही तरीका अपनाएंगे। पहले थियरी ऑफ नॉलेज देखते हैं। अब
वेदों को डिफेंड करने के का जो इनका अटेम्प्ट है उसमें ये बड़े एलॉबरेटली नेचर ऑफ नॉलेज को भी डिस्कस करते हैं कि किस बलबूते पे किसी चीज को ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर किया जा सकता, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या हो सकते हैं, और जो इल्म के साथ वाबस्ता मसाइल हैं उन सब को ये डील करते हैं, उनके साथ उनको हल करने की कोशिश करते हैं। वेदांत बड़े एलॉबरेटली और फ्रीली इनके स्कूल की ही एपिस्टेमोलॉजी से ड्रॉ करते हैं। अब हम इनके एपिस्टेमोलॉजी के कुछ पेक्यूलियर और इम्पोर्टेंट थिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वी वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू मीमांसा स्कूल। दो तरीके के नॉलेज को ये मानते हैं, इमीडिएट और मीडिएट। वैलिड नॉलेज उसको कहते हैं विच यील्ड सम न्यू इन्फॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में कोई नया इल्म जो है, दैट्स वैलिड नॉलेज। और it should not be contradicted by any other valid knowledge and it is not generated by defective conditions। जैसे defective condition क्या हो सकती है? Inference के मामले में एक false व्याप्ति can be a defective condition। So पहला पार्ट था इसका new information about something। So that means the object of immediate knowledge, it must be something that's existing। Something that's existing, that's the object of knowledge। जब ये object of knowledge it is related to some sense, 5 external senses है, उनमें से किसी एक के साथ या तो दिखा या तो सुनाई दिया ऐसा कुछ, या फिर internal sense एक है मानस। जब ऐसा होता है तो जो soul है, there arises in the soul एक immediate knowledge of the object। जब ये object आ गया sense के पास, पहले एक बेयर अवेयरनेस होती है कि ऑब्जेक्ट है। द फर्स्ट अवेयरनेस इज दैट द ऑब्जेक्ट इज व्हाट इट इज नॉट नोन येट। ये जो प्राइमरी इनडिटर्मिनेट इमीडिएट नॉलेज है इसको निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। अगले स्टेज पे इसी की मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं। वी इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, क्या है, और ये हम करते हैं इन द लाइट ऑफ आवर पास्ट नॉलेज। उससे हम समझ लेते हैं कि what is it, what class does it belong to, what quality, what activity, what name it possesses। और ये करके we have a determinate perception now, सविकल्पक। और इसी को हम एक्सप्रेस करते हैं in the form of the judgment like this is a man, this is a stick, etc। तो perception 2 स्टेजेस में मुकम्मल हुआ। पहले स्टेज में the objects are not known explicitly, all that we know about them at the second stage वो implicitly पहले ही स्टेज में पता था हमको। दूसरे स्टेज में ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो माइंड है ये सिर्फ इंटरप्रेट करता है इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। इंटरप्रेट किसको करता है? वही जो फर्स्ट स्टेज पे मिला होता है। ये कोई नई चीज है, कोई इमेजिनरी प्रेडिकेट नहीं करता उसको ये एस्क्राइब। कहने का मतलब देखें, अगर हमने पहले ही इफ यू डिड नॉट परसीव अ मैन, तो हम कैसे बाद में जज कर लेते कि इट वाज अ मैन? हो ही नहीं सकता। ठीक, कि हम बाद में कैसे जज कर लेते कि इट्स नॉट अ काउ फॉर एग्जाम्पल। इट कुड हैव बीन अ काउ but we say it's a man, so it depended upon the first perception, first stage। यहाँ पे हमको मतलब ये क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि ये जो ये इंटरप्रिटेशन आई इसमें, इसके बेसिस पे देयर वुड बी सम हु वुड से कि परसेप्शन से आगे निकल गया मसला, इमेज परसेप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने फर्दर जो आर्गुमेंट दिया ये यही साबित करने के लिए दिया कि even though it has an element of interpretation, yet it is perception। तो ये जो मीमांसा का व्यू है ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्कूल्स। जैसे बुद्धिस्ट्स would hold that what we perceive is the particular, एक यूनिक पर्टिकुलर, कोई डिस्टिंग्विश्ड क्लास कैरेक्टर ये सारी चीजें वो नहीं मानते, तो वो नहीं होता है। तो इनके लिए तो
ऑब्जेक्ट का इल्म और उसके सारे क्लास कैरेक्टर्स एक्सेट्रा एवरीथिंग, दे आर देयर इन द वेरी फर्स्ट मोमेंट ऑफ परसेप्शन। वो तो सेकेंड मोमेंट पे सिर्फ हम वी काइंड ऑफ मेक एक्सप्लिसिट व्हाट इज ऑलरेडी इम्प्लिसिट। या फिर जैसे वेदांत वाले कहेंगे कि व्हाट वी आर अवेयर ऑफ इज प्योर एग्जिस्टेंस, नॉट एनी डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी, तो वो भी ये नहीं मानते। नॉन परसेप्चुअल सोर्सेज ऑफ नॉलेज जिनको ये मानते हैं उनको देखते हैं। परसेप्शन के अलावा 5 वैलिड सोर्सेज ऑफ नॉलेज ये मानते हैं। इन्फरेंस, अनुमान, कंपैरिजन, उपमान, शब्द दैट इज टेस्टिमनी या अथॉरिटी। अब यहाँ 2 नई टर्म्स आएंगी, अर्थपत्ति दैट इज पोस्टुलेशन एंड नॉन परसेप्शन, अनुपलब्धि। ये जो अनुपलब्धि है इसको सिर्फ कुमारिल भट्ट मानते हैं, प्रभाकर नहीं मानते इसको। मीमांसा की जो थ्योरी ऑफ इन्फरेंस है ये न्याय स्कूल जैसी ही है। आप मेरा न्याय वाला वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम उसको फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। हम बाकी 4 नॉन परसेप्चुअल सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। उसमें पहले है कंपैरिजन, उपमान। अब ये भी पहले आ चुका है लेकिन इनका थोड़ा सा कंसेप्शन इसमें डिफरेंट है। न्याय भी कंपैरिजन को मानता है, उपमान को यूनिक सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है, मीमांसा भी मानता है, लेकिन दे आर डिफरेंट। मीमांसा का जो कंसेप्शन है उपमान का वो डिफरेंट है। इसके हिसाब से नॉलेज अराइजेस फ्रॉम कंपैरिजन व्हेन ऑन परसीविंग ए प्रेजेंट ऑब्जेक्ट टू बी लाइक एन ऑब्जेक्ट परसीव्ड इन द पास्ट we come to know that the remembered object is like the perceived one. इसको मिसाल से समझिए। When you see a rat, you have seen a rat now, तो you perceive it is like the mouse which was perceived in the past. और वहां से आपको नॉलेज क्या मिली? जो remembered था, remembered क्या था? Mouse. And what was that remembered mouse like? The perceived rat. ये जो नॉलेज है कि mouse which was perceived in past is like this rat, ये कहते हैं it's obtained from comparison, that is from the knowledge of the similarity of rat or mouse. Similarly, जो ऐसा कोई शख्स जिसने अपनी जिंदगी में गाय देखी होती है अपने गांव में, अपने जहाँ रहता है, and then he goes to say for example a forest, और वहां पे उसको एक नील गाय दिखती है, तो वो क्या परसीव करता है? उसकी सिमिलैरिटी को टू द काउ which he had seen in the past at home. और यहां पे उसको from उपमान क्या नॉलेज मिला? That cow at home is like this नील गाय। अब ये परसेप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो पहले एग्जाम्पल में माउस है या इस दूसरे एग्जाम्पल में गाय है, which is right now known to be similar to what is being perceived, वो खुद तो परसीव हो नहीं रही। जो घर वाली गाय है वो तो अभी सामने है नहीं, या जो माउस पास्ट में देखा था वो तो अभी सामने है नहीं, तो परसेप्शन से उनका इल्म तो हमें मिला नहीं। अभी मेमोरी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट पास्ट में परसीव हुआ उसकी सिमिलैरिटी टू द प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, दिस वाज नॉट नोन व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज सीन। तो मेमोरी में भी ये नहीं है, ये तो नई चीज है। आपको माउस का इल्म है, गाय का इल्म है, लेकिन सिमिलैरिटी का इल्म तो नहीं है ना इन योर मेमोरी। वो तो अब हुआ। इन्फरेंस, अगर इन्फरेंस से होती, देखिए ये जो नील गाय है, इट इज लाइक द काउ एट होम, इससे हम इन्फर नहीं कर सकते द काउ एट होम इज ऑल्सो लाइक द नील गाय। क्यों? तब हमको एक और प्रेमाइस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ऑल थिंग्स आर सिमिलर टू अदर थिंग्स विच आर सिमिलर टू देम। इसको जब एस्टैब्लिश करेंगे तब वो एस्टैब्लिश हो सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे हमने एक यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंट रिलेशन को यूज नहीं किया, व्याप्ति को यूज नहीं किया, तो इस वजह से इन्फरेंस नहीं हो सकती। अब वर्बल टेस्टिमनी और शब्द से तो ये हुआ नहीं, तो इस वजह से ये सेपरेट प्लेस रखता है। न्याय थोड़ा सा डिफरेंट है। न्याय क्या कहता है? न्याय कहता है कि किसी अथॉरिटी से आपको पता चला दैट नील गाय इज लाइक ए काउ,
फिर आप जंगल गए, आपने कोई जानवर देखा विच इज लाइक काउ, तो लेकिन आपको क्या कहा गया है, नीलगाय इज लाइक काउ, व्हाट इज दिस देन, दिस इज नीलगाय देन। तो बाय कंपैरिजन, बाय उपमान, द नॉलेज ऑफ सच एन एनिमल दैट इट इज नीलगाय केम टू यू। ये न्याय का मानना है। इस न्यायिक पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ मीमांसक राइटर्स आर्ग्यू करते हैं कि नॉलेज जो इस पर्टिकुलर एनिमल का है, that the particular animal pursued right now is like the cow, is derived from perception. और जो knowledge है that such an animal looking like cow is nilgai is obtained through recollection of what was previously learned from some authority. And lastly, ये कहना कि ये particular animal, ये नीलगाय है, ये inference है from the previous knowledge. तो जो न्याय कंसिडर करता है एज ए सेपरेट सोर्स ऑफ नॉलेज, वो तो है ही नहीं सेपरेट सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें क्या हुआ, फिर से इसको समझिए, क्या आर्ग्यू किया मीमांसा ने। मीमांसा ने कहा कि ये जो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इस वक्त आपके सामने, ये उस जैसा है जो आपने पहले देख रखा है। ये कैसे पता चला आपको? ये आपको नहीं पता चला दी वे न्याय इज टेलिंग अस, ये आपको पता चला पहले थ्रू परसेप्शन। परसेप्शन से क्या पता चला, जो मेरे सामने एनिमल है, दिस एनिमल इज लाइक द काउ आई हैव सीन इन द पास्ट। पहले आपको परसेप्शन से पता चला ये एनिमल, फिर इट्स लाइक द एनिमल इन द पास्ट, वो आपको रिकलेक्शन से पता चला क्योंकि आपको किसी शख्स ने बोला था, वो शख्स का इल्म जो है यू लर्नड इट फ्रॉम दैट अथॉरिटी, उसको आपने रिकलेक्ट किया इस वक्त। और फिर ये पर्टिकुलर एनिमल नीलगाय है, ये इन्फरेंस है इस नॉलेज से। ये जो हमने बात की, ये मेजर जो जनरली एक्सेप्टेड है मीमांसा का भी यही है। अलबत्ता सब्र स्वामी वो जब उपमान को डिस्क्राइब करते हैं, ही अंडरस्टैंड्स इट एज व्हाट इज कॉल्ड इन वेस्टर्न लॉजिक एज एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो इसमें जैसे मिसाल के तौर पे I know of my self existing because मेरा immediate experience है मेरे self का, but how do I know yourself? Someone else's self also exists. तो analogical argument के हिसाब से you can say that just like I feel the existence of my own self, by analogy I can believe the existence of other selves as well. तो ये जो argument है इसको उपमान कहते हैं सब्र स्वामी के हिसाब से। इनकी डेफिनेशन उपमान की क्या हुई तब, नॉलेज ऑफ एन अनपरसीव्ड ऑब्जेक्ट एज बीइंग सिमिलर टू सम नोन ऑब्जेक्ट। अब ये जो एक और चीज यहाँ पे समझने की ये है कि ये जो ये सिमिलैरिटी जिसका इल्म हमको उपमान से पता चलता है, इसको मीमांसा एक सेपरेट कैटेगरी ही मानता है खुद में। ये जो ये सिमिलैरिटी है ये गुण नहीं हो सकता, क्वालिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्वालिटी कैन नॉट बी पोजेस्ड बाय अनदर क्वालिटी, लेकिन similarity is possessed by qualities even, so different qualities are also similar. इसको यूनिवर्सल भी नहीं मान सकते, सामान्य या जाति जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल मीन्स समथिंग विच इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू मेनी इंडिविजुअल्स, जैसे काउनेस ऑफ काउज। सिमिलैरिटी डज नॉट मीन एनी कंप्लीटली आइडेंटिकल कैरेक्टर। तो ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन टू हाउ द मीमांसक्स व्यू उपमान। Now we will look at what is their view of authority and testimony शब्द। सबसे ज्यादा ध्यान मीमांसा इसी पे देते हैं। क्यों? क्योंकि रिचुअल साइड ऑफ वेदा उसको उस पे एम्फेसिस है इनका, तो इस वजह से इस पे भी ये ध्यान देते हैं। एक इंटेलिजिबल सेंटेंस जो होगा, इट यील्ड्स नॉलेज एक्सेप्ट व्हेन इट इज a statement by an unreliable person, otherwise it would yield knowledge. ये होती है वर्बल टेस्टिमनी, शब्द अथॉरिटी। दो तरीके की अथॉरिटी हो सकती है, पर्सनल और इम्पर्सनल, दैट इज पुरुषे और अपरुषे। ये जो पहली वाली है पुरुषे, ये हो गया रिटन या स्पोकन टेस्टिमनी किसी शख्स की, किसी इंसान की। दूसरी जो इम्पर्सनल है, अपरुषे है,
ये इन पर्टिकुलर रेफर्स टू वेदास। तो आपने सुना भी होगा वेदास आर अपौरुषेय। और ये जो अथॉरिटी है, इट में आइदर गिव इंफॉर्मेशन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इट माइट गिव यू नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन। सिद्धार्थ वाक्य जो किसी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, और विधायक वाक्य विच टेल्स यू अबाउट सम एक्शन, परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन। मीमांसा किसमें इंटरेस्टेड है? टेस्टिमनी में। पहले तो ये अपौरुषेय टेस्टिमनी में इंटरेस्टेड है, विच इज दैट ऑफ वेदास। और दूसरा अबाउट विधायक वाक्य, द डायरेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्शन। वेदास को ये देखते हैं एज ए बुक ऑफ कमांडमेंट्स, और इसी में उनकी वैल्यू है फॉर मीमांसक्स। इनफैक्ट मीमांसा का मानना है कि वेद का सोल यूज यही है, रिचुअल्स को डायरेक्ट करना। और इनके हिसाब से कोई पार्ट जो वेद का है जो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा होता, जो महज एग्जिस्टेंस ऑफ जो सिद्धार्थ वाक्य है, कहते हैं कि ये यूजलेस है हमारे लिए, अनलेस यू कैन शो कि ये जो सिद्धार्थ वाक्य है ये भी समहाउ विधायक वाक्य के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से कंसिस्टेंटली मीमांसक क्या करेंगे, दे वो ट्राई टू शो जो तमाम एग्जिस्टेंशियल सेंटेंसेस है, जैसे सोल है, इमॉर्टैलिटी एटसेट्रा, दे आर एक्चुअली रिलेटेड टू सम कमांडमेंट। कहने का मतलब उनको इस्तेमाल, उनके बारे में बात ही इसलिए छिड़ी है क्योंकि किसी रिचुअल एटसेट्रा के लिए वो इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो एटीट्यूड है मीमांसा का, इट्स लाइक मॉडर्न प्रैग्मेटिज्म, जिसका मानना है कि कोई भी इल्म, ऑर्डिनरी, साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, उसकी वैल्यू उसी में है जहां तक वो प्रैक्टिकली किसी काम आए। मीमांसक फिलॉसफी को हम रिचुअलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म कह सकते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से वैदिक नॉलेज की वैल्यू वहीं तक है जहां तक वो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी को गवर्न करे। जो वेद को मानने वाले स्कूल्स हैं उनके लिए वेद की अथॉरिटी लाइज इन दैट दे आर द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन इंटरेस्टिंगली मीमांसा किसी क्रिएटर डिस्ट्रॉयर गॉड पे नहीं यकीन रखता, वेदास भी यकीन रखता है। तो कहते हैं वो कि जो वेद हैं ये दुनिया की तरह इटर्नल है, ये किसी इंसान का काम नहीं है, किसी पर्सन का काम नहीं है, ह्यूमन और डिवाइन। तो अथॉरिटी ऑफ वेदास जो है वो आती है उसके इम्पर्सनल होने की वजह से। इस आर्ग्यूमेंट के बड़े सारे, इस व्यू के बड़े सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं मीमांसक। कहते हैं कि अगर वेद का कोई ऑथर होता तो उसका नाम तो कम से कम हम जानते, याद होता हमको कि किसने लिखा है। नहीं पता हमको। ये जो वेद में लिखा है, इट हैज पास्ड डाउन बाय एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ टीचर्स। तो हमको उस शख्स का नाम भी तब हम तक पहुंच गया होता, जैसे इसके कंटेंट्स पहुंचे वैसे उसका राइटर भी पहुंचा होता। नहीं पहुंचा है क्योंकि है ही नहीं। मीमांसा का ऐसा मानना है। ये कहते हैं कि वो जो पुराने थिंकर्स में वेद को इटर्नल नहीं भी मानते, वो खुद में यूनानिमस नहीं है कि आए कहां से। कुछ कहते हैं कि इट केम फ्रॉम हिरण्यगर्भ, कुछ कहते हैं इट केम फ्रॉम प्रजापति। सो दे आर नॉट यूनानिमस वेयर इट केम फ्रॉम। द रीजन फॉर दैट इज अकॉर्डिंग टू मीमांसा कि ये ओरिजिन हुई ही नहीं इन टाइम एंड स्पेस, दे आर इटर्नल। मीमांसा को मानना है ये जो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी किताबों को देखकर ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी किताबों का कोई ऑथर होता है तो इसका भी होना चाहिए कोई। दैट्स व्हाई दे ascribe a particular author to it. So what about the names which are associated with certain hymns? मीमांसा का मानना है, तो इसको वो रिजेक्ट नहीं करते। इनका मानना है ये जो नाम आते हैं कुछ हिम्स के साथ, ये वो ऋषि हैं जिन पे हिम्स दे वर रिवील्ड, दे वर द एक्सपोजिटर्स, वो डिफरेंट वैदिक स्कूल के फाउंडर्स हैं। अदरवाइज कोई पर्सन नहीं है। These Vedas are not the work of any person. अब अगला मसला ये है कि वेदास आर कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स तो प्रोड्यूस्ड है, वर्ड्स तो इटर्नल नहीं है। तो वर्ड्स इटर्नल नहीं है
तो वेदास कैसे इटर्नल होंगे? इस सवाल के जवाब में जो मीमांसक है, दे propound द theory ऑफ which says कि जो वर्ड है, शब्द है, दे आर नॉट रियली परसीव्ड साउंड्स। शब्द और ध्वनि में डिफरेंस है। शब्द एंड साउंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो साउंड होती है, जो कोई स्पीकर प्रोड्यूस करता है, जो फिर आप सुनते हैं, ये डेफिनेटली क्रिएटेड है, ये नॉन इटर्नल है। लेकिन ये शब्द जो है, जो साउंड है, ये कर क्या रहा है? इट रिवील्स द शब्द बिहाइंड देम which are themselves not created. So words are really the letters which are partless and uncaused. जैसे मिसाल के तौर पे डिफरेंट सारे लेटर्स हैं, क है, ख है, ज है। तो ये जो डिफरेंट लेटर्स हैं, क मान लीजिए, इसको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, रिवील करते हैं डिफरेंट लोग, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट वक्त में, एंड समटाइम्स इट्स इवन प्रोनाउंस डिफरेंटली। तो ये जो ये लेटर साउंड है, वेरी करता है ना, येट वी रिकॉग्नाइज कि सेम लेटर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये जो आइडेंटिटी है एक लेटर की, ये दिखाता है कि इट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड एट एनी टाइम और प्लेस। ये टाइम और प्लेस को ट्रांसेंड करता है। जो यूज किया जाता है वक्त में, वो प्रोड्यूस्ड है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट किसको करता है? उस शब्द को जो उसके पीछे है। So the words as letters may be regarded as eternal. That means they always continued to have existence. They were uncaused. लेकिन ये जो वो ध्वनि है, साउंड है, ये caused है। एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं, जो अपनी थ्योरी है मीमांसा वालों की, कि Vedas are not the words of any person, is that they enjoin, वो हमको कहते हैं कि उनको डायरेक्ट करते हैं about some ritual duties, और फिर उनका फल हमको हासिल होगा, उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि कितने अच्छे से आपने उस रिचुअल को अदा किया, तो उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। ये जो कनेक्शन है बिटवीन एक्शन एंड फल, ये तो हम परसीव नहीं करते, इसको कोई इंसान परसीव नहीं कर सकता। जैसे कोई मर्ज के लिए कोई दवाई लेना, इस दवाई और उस डिजीज का रिलेशन ये तो परसीव नहीं किया किसी ने, तो वो नो पर्सन कैन बी सेड टू बी द ऑथर ऑफ वेदास, कि इस कर्म से ये फल मिलेगा, क्योंकि ये इंसान ने देखा ही नहीं है, तो इंसान कैसे कह सकता? तो इसलिए नॉन पर्सनल है। चार्वाक ने क्या कहा था कि इसके ऑथर्स आर कनिंग प्रीस्ट्स, कोई कनिंग डिसीवर है। मीमांसा इसको भी रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा होगा, no one would care to study such deceptive works. अगर ये deceptive works हैं, why would people take care of these works? इतने religiously इसको follow करते। Why would they want to pass them on to the next generation if they are deceptive works? ये जो infallibility है, ये जो authorities है वेदों की, it rests on the fact that they are not vitiated by any defects. इंसान का जो काम होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। मीमांसा का कहना है वेद में कोई डिफेक्ट नहीं है। कुमारिल भट्ट का जो स्कूल है, ये रिलायबल पर्सन की टेस्टिमनी को भी मानता है। अलबत्ता जो वैदिक अथॉरिटी है उसको स्पेशल वैल्यू असाइन करते हैं, वो डिफरेंट है, क्योंकि जो धर्म कमांडमेंट्स की नॉलेज है जो वेद से मिलती है, ये कहीं और से नहीं मिलती, तो इस वजह से उसकी ज्यादा वैल्यू है। जो कोई इंसान हमको कोई इंसान हमको इल्म देगा, जो रिलायबल अथॉरिटी इल्म देगी, वो हम खुद भी हासिल कर सकते थे, क्योंकि जो शख्स है जिसने हमें वो नॉलेज दिया, उसने कहाँ से लाया? उसने वो या तो परसीव किया, या तो उपमान, या तो इन्फरेंस, यही हो सकता है। ये हमारे साथ भी हो सकता है, ये हम भी कभी देख सकते हैं, लेकिन जो वेद हमको बताता है वो कहीं और से नहीं पता चल सकता। तो इस मामले में डिफरेंस रखते हैं, लेकिन रिलायबल अथॉरिटी को भी मानते हैं। कुमारिल भट्ट वाला स्कूल। प्रभाकर का जो स्कूल है वो विशेषज्ञों से मिलता जुलता है इस मामले में। वो कहते हैं कि जो नॉन वैदिक अथॉरिटी है
उससे वैलिड इल्म मिल सकता है, लेकिन थ्रू इन्फरेंस बेस्ड अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी। तो इस वजह से बहुत सारे पूरे ही शब्द को रिड्यूस करते हैं टू इन्फरेंस। वो कहते हैं कि शब्द से इल्म हासिल होता है, इसके अंदर एक अंडरलाइंग व्याप्ति है। वो व्याप्ति क्या है कि whatever a reliable source says is true, ये व्याप्ति है उसकी। मीमांसा इसको रिफ्यूट करते हैं। मीमांसा कहते हैं कि वैलिडिटी किसी भी नॉलेज की इज assured by the conditions which generates that knowledge। किसी भी इल्म की वैलिडिटी जिन कंडीशंस में वो पैदा हुआ तो वो इल्म वही डिटरमिन कर देती है। कहने का मतलब नॉलेज इम्पार्टेड बाय अथॉरिटी हो, शब्द हो या इन्फ्रेंस हो या उपमान हो या परसेप्शन हो, इट कैरीज विद इन इटसेल्फ सच एश्योरेंस कि ये ट्रू है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये हुआ अनट्रू नॉलेज हो ही नहीं सकती, नॉलेज इज ऑलवेज ट्रू। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो जो हमको रोप में सांप दिखता है उसका क्या होगा? तब रोप में सांप दिखता है, बाद में पता चलता है कि अच्छा रोप है, सांप नहीं है, बाद में वेरीफाई हुआ। ये कहते नहीं, उसी के अंदर अपना ट्रुथ है। तो देखेंगे उसको भी। फिर एक और सोर्स ऑफ नॉलेज अर्थपति, ये नया है, ये से पहले नहीं है। ये है नेसेसरी सपोजिशंस, एक अनपरसीव्ड फैक्ट का जो जरूरी है टू एक्सप्लेन ए फेनोमेना दैट डिमांड्स एक्सप्लेनेशन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पोसेइडन मान लीजिए, he does not eat food during the daytime. Never. No one has ever seen him. We kept him in surveillance. सुबह की 6 बजे से रात के 12 बजे तक हमने इनको सर्वेलेंस में रखा, कभी इनको खाते नहीं देखा, 20 साल हो गए। लेकिन इनका माशाल्लाह वेट भी बढ़ रहा है, सेहत भी ठीक है, कोई भी इनके अंदर टेस्ट वगैरह किए कोई भी कमी नहीं, नथिंग। ये हमारे पास फैक्ट्स है। अब इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए नेसेसरी हो जाता है मैं ये कहूँ कि 12 बजे के बाद 6 बजे से पहले पोसाइडन ईट्स फूड। ये जो नॉलेज है दैट पोसाइडन ईट्स फूड ड्यूरिंग द नाइट, इट इज थ्रू पोस्टुलेशन, अर्थपत्ति। कहने का मतलब व्हेन ए गिवन फेनोमेना इज सच दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट इन एनी वे विदाउट सपोजिंग सम अदर फैक्ट विच वी हैव नॉट इन्फर्ड और परसीव्ड, इस फेनोमेना को अर्थपत्ति कहेंगे। ये प्रोसेस जो है, जो एक अनएक्सप्लिकेबल फेनोमेना को एक्सप्लेन कर देती है बाय अफर्मेशन ऑफ समथिंग व्हिच वाज नॉट परसीव्ड, दिस इज कॉल्ड अर्थपत्ति। तो इसी एग्जांपल में व्हेन अ मैन हु इज ग्रोइंग फैट, व्हेन ही इज ऑब्जर्व्ड टू फास्ट ड्यूरिंग द डे, देन उसकी फास्टिंग और उसके फैटनेस में कॉन्ट्रडिक्शन है। वी कैन नॉट रिकंसाइल दीज टू फैक्ट्स, the fatness and fasting, unless we admit that he eats during this night. ये जो नॉलेज हमारी हासिल हुई that Poseidon eats during the night, ये डिस्टिंक्टिव है। क्यों? क्योंकि नई परसेप्शन है, नई इन्फरेंस है, एंड इट इज ऑफ कोर्स नॉट टेस्टिमनी और कंपैरिजन। अगर ये हो सकता है ये परसेप्शन हो या तो हो सकता है इन्फरेंस हो। सच नॉलेज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एज परसेप्शन, क्योंकि हमने तो पोसेइडन को रात को देखा नहीं गाते हुए। अब बचा क्या? बचा इन्फरेंस। लेकिन इन्फरेंस में नेसेसरी कंकॉमिटेंस होनी चाहिए रात को खाना और फैटनेस के बीच, लेकिन वो तो है नहीं। जो भी फैट होता है वो रात को खाता है क्या? नहीं। तो ये इन्फरेंस भी नहीं है। ये जो अर्थपत्ति है, वी माइट नॉट बी अवेयर, लेकिन हम इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ मिसालें देता हूँ आपको। जब हम किसी दोस्त को कॉल करते हैं, बुलाते हैं और वो घर पे नहीं है, तो वी नो ही इज अलाइव, ही इज नॉट डेड, लेकिन वो घर पे नहीं है, देन वी से ही मस्ट बी समवेयर एल्स। ये ही मस्ट बी समवेयर एल्स का नॉलेज कहाँ से आया? ये इन्फरेंस नहीं है, ये परसेप्शन भी नहीं है, ठीक? ये अर्थपत्ति से आ रहा। ये जो अर्थपत्ति है, इसको हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। When some words are omitted in a sentence, तब हम क्या करते हैं? We suppose those words, जिसकी वजह से
ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो, ये भी अर्थपत्ति से ही करते हैं हम। या ऑन रीडिंग और हियरिंग ए सेंटेंस लाइक शट अप, हम अर्थपत्ति से सप्लाई करते हैं क्या, खिड़की या शट करनी है, हम इस पे सप्लाई कर देते हैं योर लिप्स, योर माउथ, बिकॉज विदाउट देम द मीनिंग इज इनकम्प्लीट, व्हाट डू आई हैव टू शट अप। सिमिलरली, when the primary meaning of a word does not suit the context, we suppose a secondary or figurative meaning. Industry is the key to success. हमको पता है यहाँ पे की का मतलब कोई चाबी नहीं है फिजिकल, कोई सक्सेस नाम की कोई तिजोरी कहीं पे रखी है और उसमें इंडस्ट्री नाम की की लगती है. नो, वी अंडरस्टैंड की हियर डज नॉट मीन द फिजिकल की, लॉक एंड की वाली की. इट मीन्स दैट इंडस्ट्री इज द मीन्स टू सक्सेस. दो तरीके की पॉस्टुलेशन होती है. मीमांसक कहते हैं कि दो तरीके की पॉस्टुलेशन हो सकती है, अर्थपत्ति दो तरीके की हो सकती है. दैट विच इज एम्प्लॉयड टू एक्सप्लेन समथिंग विच इज परसीव्ड, जैसे फैटनेस ऑफ पोसाइडन हु वाज फास्टिंग ड्यूरिंग द डे, ये वाला एग्जाम्पल. और दूसरा विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स हर्ड, जैसे शट अप. ये दो तरीके की होती है. ये इसका वेस्टर्न लॉजिक में नियरेस्ट है हाइपोथेसिस का कंसेप्ट. हाइपोथेसिस जो आपके सामने फैक्ट्स है उनको एक्सप्लेन करने का एक तरीका. अगर मुझे सही ध्यान हो हम इसको एब्डक्टिव लॉजिक भी कह सकते हैं. अगर इसमें कहीं पे आया तो लेट्स सी, इट अपीयर्स टू बी लाइक एन हाइपोथेसिस, ठीक, बट द डिफरेंस इज दैट इट लैक्स द टेंटेटिव और प्रोविजनल कैरेक्टर ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का कैरेक्टर क्या है कि इट मे और मे नॉट बी ट्रू. अर्थपत्ति का क्या है, नो, इट्स अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज. सो अर्थपत्ति मे और मे नॉट बी ट्रू, इट इज ट्रू. सो व्हाट इज नोन बाय अर्थपत्ति इज नॉट हाइपोथेटिकली सपोज्ड और एंटरटेन्ड, इट इज बिलीव्ड, इट इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन. अब बचा हमारा एक और, अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन. इसको सिर्फ और सिर्फ मीमांसक ही मानते हैं और कोई स्कूल इसको नहीं मानता. कुमारिल भट्ट के हिसाब से, वेदांत भी इसको मानता है भाई. कुमारिल भट्ट के हिसाब से अनुपलब्धि या नॉन परसेप्शन ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है. किसका, हमको कैसे पता कोई चीज नहीं है? हाउ डू वी नो दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट? फॉर एग्जाम्पल, आई मेड अ पॉट एंड अभी टूट गया ये पॉट, मिट्टी का पॉट. अब ये पॉट नहीं है, बट हाउ डू आई नो कि ये पॉट नहीं है? आई कैन नॉट सी समथिंग दैट इज नॉट देयर. I cannot infer that it is not there. There is no shabd. There is no comparison. So, but I know the pot is not there now because it's broken. So, how do I know that? So, that makes Kumaril Bhatt say that there has to be another source of knowledge which is anupalabdhi, non-perception. Non-perception of what is not there. ये perception नहीं हो सकता. It cannot be because of my senses. क्योंकि नॉन एग्जिस्टेंस एक नेगेटिव फैक्ट है जो किसी भी सेंस को स्टिमुलेट नहीं कर सकता. सेंसेस को स्टिमुलेट कोई पॉजिटिव फैक्ट ही कर सकता है. जो होगा, टेबल, प्लेट, चेयर, ये है, ये सेंस को स्टिमुलेट कर सकता है और मुझे ये दिखेगा. जो नहीं है वो कैसे स्टिमुलेट करेगा? कुमारिल भट्ट और अद्वैत वेदांत वाले, दे होल्ड देयरफॉर नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ द जार ऑन द टेबल इज नोन फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ इट्स कॉग्निशन. We are not able to perceive it, that means it's not there. I judge that the jar does not exist on the table because it is not perceived. It cannot be said the non-existence of jar is inferred from its non-perception. Inference नहीं है, क्योंकि inference सिर्फ तब possible होगी जब हमको universal relation होगा non-perception और non-existence के बीच. Whatever is not perceived is not existent. Thus, it would be begging the question or assumption of the very thing which we sought to prove by inference. ना ही हम इसको comparison या testimony से derive कर सकते हैं, since it is not due to any knowledge of similarity or of words or of sentences. ये वो भी नहीं है. Hence, ये जो direct knowledge है इस part के non-existence की, we have to recognize non-perception as separate, independent source of knowledge. यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऑल नॉन परसेप्शन डज नॉट मीन नॉन एग्जिस्टेंस. जैसे वी डू नॉट सी द टेबल इन द डार्क, नॉर डू वी परसीव एनी सच सुपर सेंसिबल एंटिटीज लाइक एटम्स, ईथर, वर्चू, वाइस.
Yet we do not judge that these things are non-existent. If a thing should have been perceived under certain circumstances, then only its non-perception under those circumstances would give knowledge of its non-existence. ये था दूसरा हमारा second topic within sources of knowledge. हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? The Mimamsa's theory of knowledge. इसमें जो first point we covered was perception, और फिर हमने बाकी sources of knowledge. Now we'll quickly cover 2 more points and then we will finish. The first is what establishes a validity of knowledge. Whenever there are sufficient conditions for the generation of a particular kind of knowledge, जहाँ पे कोई भी grounds of doubt नहीं होंगे, there arises at once that kind of knowledge containing an element of belief in the object known. For example, if you have normal eyes and there is an object in broad sunlight in front of you, there is visual perception of that object. When we hear someone speak a meaningful sentence to us, we have knowledge from his testimony. When there are sufficient premises, inferences take place. That we act on such knowledge as soon as we have it, without any attempt to test its validity. That shows that we believe in it as soon as it arises. And the fact that such knowledge leads to successful activity and is never contradicted shows further that such knowledge is valid. कहने का मतलब कि अगर, say for example, Muzna asks me, give me an apple, मैंने उठा के इनको एक एप्पल दे दिया, ना मुजना आर्ग्यू करेगी ना मैं आर्ग्यू करूंगी कि ये एप्पल ही है क्या. The moment she holds that apple and bites it, why would she do it if there was no surety that it wasn't an apple? It could be a cabbage, it could be a brinjal, it could be anything. लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, नहीं ऐसा करेंगी. तो ये जो perception था, she acted on it and it tasted like an apple finally. It was not contradicted. ऐसा कभी नहीं हुआ कि when she thought it was an apple, it looked like an apple, she paid for an apple, and when she tasted it, it turned out to be a cabbage. It never happened. लेकिन जब भी conditions that are required for knowledge, they are defective, or there is an issue, कुछ कमी है, जैसे the eye can be jaundiced, light may be insufficient, premises might be doubtful, words might be meaningless, then no such knowledge arises. Neither does any belief at that time. जैसे लाइट कम है, बहुत कम है, इतनी कम है लेकिन एब्सेंट नहीं है, कम है, सामने कुछ रखा है रस्सी जैसा, सांप भी हो सकता है, ठीक. लेकिन अगर ये दिन में होता, अगर ये सांप होता, ये उन्हें रन अवे, अगर ये रोप होती, आप आराम से आगे निकल जाते. लेकिन इस मौके पे योर जजमेंट इज विदहेल्ड, करेक्ट नॉलेज नहीं है चीज का इस वक्त. फ्रॉम दीज फैक्ट्स 2 conclusions are drawn. The validity of knowledge arises from the very conditions that give rise to that knowledge. कोई एक्स्ट्रा कंडीशन की जरूरत नहीं है, स्वतः खुद से, स्वतः प्रामाण्य. दूसरा, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो बिलीव्ड इन और नोन एज सून एज द नॉलेज अराइजेस. इसमें कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है. दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, स्वतः प्रामाण्यवाद. स्वतः मतलब खुद है संस्कृत में, प्रामाण्य मतलब प्रमाण मतलब प्रूफ. सो ट्रूथ इज सेल्फ एविडेंट अकॉर्डिंग टू दिस व्यू. जब भी कोई नॉलेज उत्पन्न होगी, whenever a knowledge arises, it contains within it the assurance of its truthfulness. कभी कभार कोई और नॉलेज में point out that this assurance is misleading or the conditions of knowledge are defective. ऐसे केस में we infer from the existence of defective conditions the falsity of knowledge. इसका मतलब क्या हुआ? Falsity is inferred while truth is self-evident.
falsity is inferred, truth is self-evident. इस पूरी पोजीशन को सिंपली अगर बयान करें, belief is normal, disbelief is exception. Belief is not to be proven, disbelief is to be proven. As perception, inference, and any other knowledge arise, we implicitly accept all of them, believe in them without further argument, unless we are compelled by some contrary reason. कि जब ये दिखता एप्पल है, पी भी एप्पल के लिए ही किया, हर रंग से एप्पल ही है, तब जब कोई और पोसेडन आके मुजना को बोला कि सोकाक ने एप्पल नहीं दिया, ये क्या पेज है, now he has to give an argument for it. I don't have to prove it's not an apple or it's an apple. On this unsuspecting faith in our knowledge, our life runs. अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी जिंदगी भी आराम से नहीं चलती. अब ये डिस्कशन हमने क्यों किया? याद करें जब हमने न्याय स्कूल को पढ़ा था, वहां पे क्या था? वैलिडिटी कहाँ से आती है नॉलेज? एक्स्ट्रा कंडीशंस से. There are some external conditions over and above the ordinary conditions जो नॉलेज को जनरेट करते हैं. मीमांसा क्या कहता है? मीमांसा कहता है ये जो एक्स्ट्रा कंडीशंस की बात करते हैं, दे आर रियली पार्ट ऑफ नॉर्मल कंडीशंस ऑफ नॉलेज. वो एक्स्ट्रा कंडीशंस है ही नहीं, वो सब इंटरनल कंडीशंस ही हैं. न्याय का कहना है हर एक नॉलेज की वैलिडिटी इन्फरेंस से असर्टेन होती है. मीमांसा कहता है इम्पॉसिबल, क्योंकि देन इट वुड लीड टू इनफाइनाइट रिग्रेस. कैसे कि इन्फरेंस की वैलिडिटी भी तब इन्फरेंस से होती है, और ये जो आपने दूसरी इन्फरेंस की उसकी वैलिडिटी भी इन्फरेंस से होती है, तो एक क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लूप हो जाएगा. इफ एनी नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल परसेप्शन, बिफोर बीइंग एक्टेड अपॉन वेर टू बी वेरीफाइड बाय इन्फरेंस, तब न्याय के रूल के हिसाब से ये वाली इन्फरेंस वुड आल्सो नीड टू बी वेरीफाइड बाय अनदर इन्फरेंस, and we will have to continue forever. There would be no end to this verification process. Life would become impossible. लेकिन ऐसा है नहीं. As soon as we see a tracker, we run away. हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते. जब कोई गाड़ी हमारे पीछे आती है and it honks, हम हट जाते हैं. हम इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ? अगर हम वेट करें, वेरीफाई करें अपनी नॉलेज को और एक नेवर एंडिंग सीरीज ऑफ इन्फ्लुएंसेस में घुस जाए, we'll have to wait forever. तब तक टाइगर हमको खा चुका होगा. It is true that when there is any particular cause for doubt regarding any knowledge, then we take the help of verification through inference. That is true. But that is only a negative way of removing obstacles. That's not a positive way of ascertaining knowledge. Truth is already ascertained. है is proved. Is not या नहीं है is to be proved. And when the obstacles are removed, knowledge arises once again. Belief in authority, personal or impersonal, वैदिक और नॉन वैदिक, वो भी ऐसे ही होती है. कोई मीनिंगफुल सेंटेंस जब हमारे सामने इस्तेमाल होगा, हम उस पर एक्ट करते हैं. फाइनल एक टॉपिक हमारा बचा, वो है द थियरी ऑफ एरर. व्हाट इज एन एरर? अगर ट्रूथ इज सेल्फ एविडेंट, every knowledge claims truth, then how and why does error arise? प्रॉब्लम ऑफ एरर को हिंदुस्तानी फलसफे में हर स्कूल ने डिस्कस किया है. हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रभाकर क्या कहते हैं इसके बारे में. कुमारिल भट्ट और प्रभाकर इज द सेकेंड वन. प्रभाकर होल्ड्स दैट एवरी नॉलेज इज ट्रू, नॉलेज कैन नेवर बी फॉल्स. प्रभाकर के हिसाब से नथिंग फॉल्स एवर अपीयर्स इन एनी एरर. तो वो क्या है तब? when we mistake a rope for a snake, ये तो एरर है, वहां तो रोप थी लेकिन हमको लगा सांप है. प्रभाकर कहते हैं even in this so-called case of snake, we have a mixture of two different kinds of knowledge. The perception of a long, मतलब एक long गोल चीज, सांप और रस्सी जैसी, and the memory of a serpent perceived in the past. Both these knowledges are true. जो आपने देखा वो गलत देखा, वो तो सही देखा. और याददाश्त में आपकी वैसी चीज सांप थी, वो भी सही देखा.
Only owing to lapse of memory we forget that serpent is a thing pursued in the past, not right now. And the distinction between the pursued and remember object is not observed. जो डिस्टिंक्शन है अब रोप और स्नेक में, वो डिस्टिंक्शन हमने नोटिस की नहीं इस केस में, एंड दैट्स व्हाई दिस एरर टुक प्लेस. इट इज आवर बिहेवियर दैट इज फॉल्टी. नॉलेज में कोई एरर नहीं है. द डिफेक्ट हियर इज लैप्स ऑफ मेमोरी और इट्स इफेक्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन. दिस इज नेगेटिव नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड श्योरली नॉट द सेम थिंग एज एरर. इसको अख्यातिवाद बोलते हैं, डिनायल ऑफ इल्यूजरी अपीयरेंसेस. ख्यातिवाद क्या होगा? कुमारिल भट्ट नहीं एक्सेप्ट करते इसको, जो प्रभाकर ने कहा कि एरर होता ही नहीं है. ये कहते हैं कि जो इन्होंने नॉन डिस्क्रिमिनेशन बोला कि हमारा जो परसेप्शन था और जो हमारी मेमोरी में सांप था, वो दोनों में जो डिस्टिंक्शन है वो हम नहीं कर पाए एस्टैब्लिश, इस वजह से ये मिस्टेक हुआ. बट कहते हैं ये एनफ एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये कहते हैं कि कभी कभार इल्यूजरी ऑब्जेक्ट इट अपीयर्स पॉजिटिवली. नो वन कैन डिनाई दैट इफ द आई बॉल इज प्रेस्ड व्हाइल लुकिंग एट मून, 2 moons पॉजिटिवली अपीयर टू अस. कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता. सर्पेंट इल्यूजन इज ऑल्सो सिमिलर. तो इस एरर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? कुमारिल भट्ट पॉइंट्स आउट कि जब हम स्नेक को देखते हैं इन द रोप और जज करते हैं दिस इज अ सर्पेंट, बोथ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेटेड आर रियल. द एग्जिस्टिंग रोप इज ब्रॉट अंडर द सर्पेंट क्लास which also exists in the world. Error is in relating that these two really existing but separate things, इनको relate करना इन subject and predicate. ये error है. Error always attaches to such wrong relation. उन तो गलत चीजों में relation establish करना is an error, and not to the objects related which are themselves real. Even in the moon illusion, 2 real parts of space perceived are attributed to the real moon perceived. And by such wrong relation, the one moon appears to be in 2 places. Such wrong judgments make one behave in a way which is the reverse to the right one. इस थ्योरी को विपरीत ख्यातिवाद कहते हैं, और that error is the reversal of right behavior. Thus, nutshell में प्रभाकर का जो थॉट था वो ये था कि देयर इज नो एरर, नॉलेज इज फ्री फ्रॉम एरर. लेकिन भट्ट के लिए एरर में अफेक्ट सम कॉग्निटिव रिलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्व्स आर ऑलवेज करेक्टली परसीव्ड. दोनों के हिसाब से एरर चीफली अफेक्ट्स आवर एक्टिविटी रादर देन नॉलेज. मोरओवर, error is rather an exceptional case of the falsification of normal claim that every knowledge makes for truth. On the acceptance of this claim alone, our everyday life becomes possible. Therefore, the falsification of a truth claim in some cases does not affect the normal acceptance of it. It would only be an exception. It will not be a general case. कि एक सांप अगर आपको दिखा रोप में, दैट मीन्स परसेप्शन इज अनरिलायबल. नो. तो इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह.